आज हम लोग पढ़ते हैं रसायन विज्ञान कक्षा 11 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं एवं सिद्धांत। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज ऑफ केमिस्ट्री। इसमें कुछ बेसिक चीजें दिया हुआ है, उनको थोड़ा सा रिवाइज करना है, उनकी पुनरावृत्ति है। इसमें सबसे पहले रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। यह विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन तथा उनमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है। यह जो केमिस्ट्री शब्द है, यह केमिस्ट्री शब्द कीमिया से लिया गया है, और कीमिया जो होता है यह मिस्र देश का प्राचीन नाम है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है और कीमिया मिस्र देश का पुराना नाम है। इस कीमिया का शाब्दिक अर्थ होता है काला, चाहे काली। जो मिस्र देश है वहां की मिट्टी काले रंग की होती है, और काले रंग की होने के साथ साथ उन दिनों जो मिस्र देश की कला थी वह शिखर पर थी, इसलिए उस कीमिया से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। और प्राचीन समय में ये माना जाता था कि रसायन विज्ञान एक कला है, लेकिन आज वर्तमान युग में हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान कला नहीं, क्या है, विज्ञान है। तो इस तरह से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। तो रसायन विज्ञान को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन तथा उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। यह जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान की कई शाखाएं हैं। इसकी विभिन्न शाखाएं हैं। रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की कई शाखाएं देखिए, जैसे कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषिक रसायन, जैव रसायन, औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन, ये मुख्य मुख्य हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे मुख्य आपका कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषिक रसायन, जैव रसायन,
औद्योगिक रसायन और कृषि रसायन। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो कार्बनिक रसायन क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। और अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, जानते हैं किसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, किसे अकार्बनिक पदार्थ। कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इनको छोड़कर बाकी कार्बन युक्त पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। और कार्बनिक पदार्थों को छोड़कर जितने पदार्थ बचते हैं उनको अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है, अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। उसी तरह से अगला है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री कहेंगे इसको, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन में क्या होता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान से संबंधित नियम और सिद्धांत, उनका अनुप्रयोग, तो वह आपका आता है भौतिक रसायन। विश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विश्लेषण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जैसे विश्लेषण करना है, कोई रसायन दे दिया गया, उसमें क्या क्या चीजें हैं उसको हमको जांच करके निकालना है, तो उसका एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। तो विश्लेषण करने की जो शाखा है रसायन विज्ञान की, उसको हम लोग विश्लेषिक रसायन कहते हैं। जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, नाम से ही पता चल रहा है जैव रसायन, जीवधारियों से संबंधित, यानी जीवधारियों के शरीर में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन जैव रासायनिक क्रियाओं का जो अध्ययन होता है वह जैव रसायन के अंतर्गत किया जाता है। औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, उद्योगों से संबंधित रसायनों का अध्ययन। जैसे तमाम पदार्थ हैं, इनका निर्माण औद्योगिक स्तर पर किया जाता है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में किया जाता है, लेबोरेटरी से काम नहीं चलता है, तो वह औद्योगिक रसायन है। तो विभिन्न औद्योगिक पदार्थों के रसायनों का अध्ययन कहलाता है औद्योगिक रसायन। और इसी तरह से कृषि रसायन, कृषि से संबंधित तमाम रासायनिक पदार्थों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कृषि रसायन। जैसे कृषि रसायन से संबंधित आपके खाद हो गए, तमाम दवाइयां आती है, कीटनाशक दवाइयां है, खरपतवार नाशक है, जाइम्स है, टॉनिक है, ये सब चीजें आपका आता है कृषि रसायन के अंतर्गत। इसके अलावा भी और तमाम शाखाएं हैं, जैसे औषधि रसायन हो गया, तो औषधि के क्षेत्र में रासायनिक पदार्थों का अध्ययन औषधि रसायन कहलाता है। इस तरह से तमाम जो है इसकी शाखाएं बनी हुई है। अब हम लोग पढ़ते हैं द्रव्य, मैटर। द्रव्य क्या होता है, मैटर क्या होता है? वैसे जो हमारा ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स का जो निर्माण हुआ है वह दो इकाइयों से हुआ है, एक ऊर्जा और दूसरा है द्रव्य। ऊर्जा क्या होती है? हम लोग जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और द्रव्य क्या होता है? मैटर, सब्सटेंस। द्रव्य ब्रह्मांड में स्थित वह जो स्थान घेरता हो तथा जिसमें भार होता हो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जो स्थान घेरता हो तथा जिसमें भार होता हो उसे द्रव्य कहते हैं। इन द्रव्यों का वर्गीकरण किया गया है दो तरीके से। एक है भौतिक
प्रकृति के आधार पर, भौतिक प्रकृति के आधार पर, और दूसरा है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। और रासायनिक प्रकृति के आधार पर, भौतिक प्रकृति के आधार पर जो हमारे द्रव्य होते हैं ये 3 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस हम लोग किसे कहते हैं? ठोस उस द्रव्य या उस पदार्थ को कहा जाता है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे लकड़ी है, ईंटा है, पत्थर है, इस तरह से ये सब ठोस है। द्रव, लिक्विड, द्रव किसे कहेंगे? तो वह द्रव्य या वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, ऐसे द्रव्य को हम लोग द्रव कहते हैं। जैसे पानी ले लीजिए, पानी है, दूध है, अगर 1 लीटर पानी है उसको 1 लीटर के गिलास में हम रख सकते हैं, उसको 1 लीटर के बाउल में, कटोरे में रख सकते हैं, उसको 1 लीटर के बोतल में रख सकते हैं। तो आयतन तो 1 लीटर ही रहेगा लेकिन आकार जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। इसलिए कहा जाता है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं। गैस, जो गैस होता है, गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। इसके जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। इन अणुओं के बीच अंतरा अणु आकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है, कम होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं गैस। यानी वे द्रव्य, वे पदार्थ जिनका न तो आयतन तथा न ही आकार निश्चित होता है, अर्थात इनका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस का। जैसे वायु आपका हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, धुआं हो गया, ये सब आ जाएगा इस कैटेगरी। अब रासायनिक प्रकृति के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर द्रव्य को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है तत्व, एक है यौगिक और एक है मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व को एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट्स। अब ये तत्व क्या होता है? तत्व जो होता है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है और यह समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी अगर हाइड्रोजन तत्व है तो वह केवल हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना होगा। अगर नाइट्रोजन तत्व है तो वह केवल नाइट्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना होगा। कार्बन तत्व है तो वह केवल कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तो हम ये कह सकते हैं, तत्व किसे कहते हैं? कह सकते हैं कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। और तत्व की एक और विशेषता होती है कि इसे भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तत्व। अब जैसे तत्व में एग्जांपल हो जाएगा आपका
हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है। इस तरह से बहुत सारे तत्व हैं और सारणी में 118 तत्व हैं। तो ये सब तत्व हो गए। इन तत्वों को फिर से वर्गीकृत किया गया। ये तत्व कितनी तरह के होते हैं? ये तत्व 3 तरह के होते हैं। एक होता है धातु, एक होता है अधातु और एक होता है उपधातु। धातु यानी इनको मेटल्स कहते हैं। अधातु यह नॉन मेटल्स कहलाएगा। उपधातु यह मेटेलॉइड कहलाता है। धातु, अधातु और उपधातु तत्व 3 तरह के होते हैं। अब धातु क्या होता है? वे तत्व जिनमें धात्विक गुण होता है, उन तत्वों को धातु कहते हैं। धात्विक गुण क्या होते हैं? धात्विक गुण होता है जैसे उनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। वे विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, यानी उनको पीटने पर वो फूटते नहीं हैं बल्कि फैलते हैं, तो उनको आघातवर्धनीय कहा जाता है। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं, यानी धातुओं को हम खींच करके पतला तार बना सकते हैं। धातुएं तन्य होती हैं। तो इस तरह से धातुओं के गुण हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की खनकने की आवाज होती है। जैसे सिक्का आप ले लीजिए और उतना ही बड़ा एक तो पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, सिक्के को आप फर्श पर गिराइए और पत्थर के टुकड़े को फर्श पर गिराइए, तो दोनों में जो आवाज आएगी खनकने की वो अलग अलग होगी। तो जो धातुएं होती है, धातु में विशेष प्रकार की खनकने की आवाज होती है और जो धातुएं नहीं है उनमें उस तरह की आवाज नहीं होती। जैसे धातुओं का एग्जांपल हो जाएगा आपका चांदी है, तांबा है, जिंक है, आयरन है आदि। इस तरह से बहुत सारे धातुएं हैं। और अधातु वे तत्व जिनमें धात्विक गुण नहीं पाया जाता है उन्हें अधातु कहते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इनमें विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ये विद्युत और उष्मा की सुचालक नहीं होती हैं, कुचालक होती हैं। ये भंगुर होती हैं, यानी अधातुओं पर अगर चोट मारा जाए तो ये फूटकर तितर-बितर हो जाएंगे। तो ये अधातुएं भंगुर होती हैं, यानी इनमें धात्विक गुण नहीं पाया जाता है, तो ये कहलाती है अधातु। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपकी क्या है? अधातुएं। उपधातु किसे कहते हैं? मेटेलॉइड्स। तो जो मेटेलॉइड होता है इन दोनों के बीच की स्थिति होती है, यानी वे तत्व जिनमें धात्विक और अधात्विक दोनों गुण विद्यमान होते हैं, अर्थात जिनमें जो धातु और अधातु दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। उपधातुएं गिनी चुनी हैं, जैसे आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ, ये आपकी जो है उपधातुएं हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इस तरह से तत्व का पूरा वर्गीकरण हो गया। आप कक्षा 10 में आवर्तसारणी पढ़े होंगे, वहां डिटेल आपको बताया गया होगा, नहीं तो फिर इंटरमीडिएट में आप पढ़ेंगे तो आप डिटेल इसके बारे में जानेंगे। अगला चीज आता है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? कंपाउंड्स। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक दो
या दो से अधिक तत्वों से मिलकर एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, CO2, CH4 etc. इस तरह से बहुत सारे हैं। अब जैसे जल है तो जल में दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, लेकिन इनका जो अनुपात है वह निश्चित है। यानी वह यौगिक वह पदार्थ जिसमें 2 भाग हाइड्रोजन आयतन के अनुसार देखा जाए और 1 भाग आपका ऑक्सीजन है तो वह कहलाएगा जल। अगर इससे हटकर कोई अनुपात है तो उसको हम जल नहीं कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि H3O लिख दिया जाए तो H3O हम कहें कि यह जल है तो आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे, कोई नहीं कहेगा कि यह जल है। सब लोग जानते हैं कि जल का सूत्र क्या होता है, H2O। यह H2O कहीं से भी बना हो, किसी भी स्रोत से बना हो, उस पर डिपेंड नहीं करता, बस इसका जो अनुपात है वह निश्चित होना चाहिए। तो परमाणुओं का अनुपात देखा जाए तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। अगर भार के अनुसार देखा जाए तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो यह 2 ग्राम हो गया, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है तो 16 ग्राम हो गया। इसको सरल किया जाए तो 1/8 आएगा। यानी जल उस यौगिक को कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार के अनुसार 1/8 अनुपात में होंगे, उसको हम लोग जल कहेंगे। अगर इससे हट करके अनुपात होगा तो वह जल नहीं कहलाएगा। यानी यौगिक वही होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है और यह रासायनिक संयोग से बना होता है और इसमें परमाणु जो होते हैं एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग यौगिक कहते हैं। अगला है मिश्रण, मिक्सचर। मिश्रण किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग कहते हैं मिश्रण। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिकों के परस्पर मेल से बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। यह जो मिश्रण होता है, मिश्रण 2 तरह का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होमोजीनस और एक होता है विषमांगी हेटेरोजीनस। समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर। समांगी मिश्रण वह मिश्रण जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है तथा सभी घटक मिलकर एक जैसे प्रतीत होते हैं। उसमें अलग अलग दिखाई नहीं देते, सभी अवयव मिलकर के एक समान दिखाई देते हैं, तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे नमक और पानी का मिश्रण। नमक और पानी का मिश्रण आप बनाइए तो नमक को पानी में घोल दिया जाए तो घुल जाने के बाद उस विलयन में उस पानी में नमक दिखाई नहीं देगा, अलग से सब कैसा दिखेगा? पानी दिखेगा। तो जब कई घटक को मिलाने पर सभी मिलकर एक घटक बना लेते हैं, एक जैसा बना लेते हैं, एक समान, तो ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। इसी तरह से एल्कोहल और जल है, जल धन एल्कोहल। जल और एल्कोहल का मिश्रण भी समांगी होता है। चीनी और पानी का, ग्लूकोज और पानी का, ये सब मिश्रण आपका कहलाएगा समांगी।
अगला हम लोग का होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है तथा जिसके अवयव चाहे घटक अलग अलग दिखाई देते हैं, ऐसे मिश्रण को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे बालू और पानी को एक में घोला जाए तो कभी भी बालू पानी में नहीं घुलेगा। उस मिश्रण में आपको बालू अलग दिखाई देगा, पानी अलग दिखाई देगा। तो बालू और पानी का मिश्रण क्या हो गया? विषमांगी हो गया। तेल और जल का मिश्रण, तेल ले लीजिए, कोई भी तेल, और उसमें जल मिलाइए तो तेल और जल कभी आपस में नहीं मिलता है। कितना हो मिलाएंगे आप? नहीं मिलेगा। उसमें आपको अलग अलग दिखाई देगा, इसमें तेल भी है, इसमें जल भी है। तो तेल और जल का मिश्रण आपका कहलाता है विषमांगी मिश्रण। तो इस तरह से जिस मिश्रण में घटक कण अलग अलग दिखाई देते हैं उसको हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं, और जिसमें सब मिलकर एक समान प्रतीत होते हैं उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार पर चर्चा आप पिछली कक्षाओं में किए हुए हैं। कक्षा 9 में आप पढ़े हुए हैं तुल्यांकी भार। यहाँ फिर से एक बार रिवाइज करना, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए फिर से एक बार तुल्यांकी भार देखें। तुल्यांकी भार को कैसे हम परिभाषित करते हैं? तुल्यांकी भार क्या होता है? तो तुल्यांकी भार की जो मानक परिभाषा, मूल परिभाषा बनाई गई, वह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन को मानक मानते हैं। यानी हाइड्रोजन के 1.008 या ऑक्सीजन के 8 ग्राम या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से संयोग करने वाले या उसको विस्थापित करने वाले पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहते हैं। यानी ऐसे परिभाषा बन सकती है, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार उसकी ग्राम में वह मात्रा है जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम या ऑक्सीजन के 8 ग्राम या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से संयोग करती है अथवा उसको विस्थापित करती है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 होता है, तो तुल्यांकी भार में यही दिया गया। ऑक्सीजन का होता है 8 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन के इतने भागों से जुड़े अथवा इनको विस्थापित करे, वही मात्रा कहलाती है उस पदार्थ का तुल्यांकी। हाइड्रोजन का 1.008 है, लेकिन जब हम लोग गणना करते हैं तो इसको राउंड फिगर में कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। अब जैसे कार्बन का तुल्यांकी भार निकालना है तो देखिए कैसे निकलेगा। कार्बन धन 2H2 हो गया CH2। कार्बन की हाइड्रोजन से हम क्रिया करा रहे हैं, मेथेन देखिए बन रहा है। कार्बन एक परमाणु में 1 मोल माना जाएगा, यानी यहाँ पर कार्बन कितना ग्राम माना जाएगा? 12 ग्राम परमाणु भार के बराबर। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 4। 2 अणु हैं, 4 परमाणु हो गए, 2 दूनी 4। और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008, यानी राउंड फिगर में 1।
तो 4 हाइड्रोजन है तो कुल भार इसका कितना माना जाएगा? 4 ग्राम। अब हमको कार्बन का तुल्यांकी भार निकालना, तो परिभाषा ये कहती है कि किसी पदार्थ का वह भार जो हाइड्रोजन के 1.008 यानी 1 ग्राम से संयोग करे या उसको विस्थापित करे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या कर रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है, संयोग कर रही है। तो हम ये पता करेंगे कि कार्बन का कितना द्रव्यमान हाइड्रोजन के 1 ग्राम से क्रिया कर रहा है, वही हो जाएगा उसका तुल्यांकी भार। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि चूंकि 12 ग्राम कार्बन इक्विवेलेंट है 4 ग्राम हाइड्रोजन, यानी 12 ग्राम कार्बन 4 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया कर रही है, जुड़ रही है, इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना जुड़ेगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12/4 ग्राम कार्बन, यानी 4/3 12 कटेगा तो 4/3 12, यानी 3 ग्राम कार्बन इक्विवेलेंट हो गया 1 ग्राम हाइड्रोजन, यानी 3 ग्राम कार्बन 1 ग्राम हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है। इसलिए आप स्वयं बता सकते हैं कि इसलिए कार्बन का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह आप ऑक्सीजन से भी स्वयं निकाल सकते हैं, स्वयं निकाल कर आप देखिएगा, जैसे C(O2) तो ये बन रहा है CO2, उसी कार्बन का देखिए हम ऑक्सीजन के साथ निकालेंगे तब भी 3 आना चाहिए। यहाँ पर 1 कार्बन है तो 1 मोल लिया जाएगा, यानी कार्बन 12 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो 2 परमाणुओं का कुल भार 16 दूनी 32, यानी यहाँ पर 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन 12 ग्राम कार्बन से क्रिया कर रहा है, तो परिभाषा के अनुसार 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना क्रिया करेगा, 8 चौके 32 4 के 12 3 ग्राम। तो यहां से निकल जाएगा आपका कार्बन का तुल्यांकी भार 3। अगर क्लोरीन से आप निकालते हैं तो कार्बन धन 2Cl2 CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर कार्बन हो गया 12 ग्राम और 2 क्लोरीन, 2 दूनी 4 क्लोरीन के परमाणु हैं, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है, 35.5 चौके हो जाएगा 142, तो 142 तो 142 ग्राम क्लोरीन क्रिया करता है 12 ग्राम कार्बन से, तो 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने से क्रिया करेगा, तो 35.5 चौके 142 4 12 3 ग्राम कार्बन यहाँ पे, अर्थात इस विधि से भी आपको कार्बन का तुल्यांकी भार मिल गया 3। तो ये परिभाषा है, परिभाषा के अनुसार हम तुल्यांकी भार निकालते हैं। अब यदि मान लीजिए कोई ऐसी क्रिया हो जिसमें न तो हाइड्रोजन, न ऑक्सीजन, न क्लोरीन जुड़ रही हो, न विस्थापित हो रही, इन तीनों के अलावा कोई चौथा पदार्थ हो, तब कैसे निकालेंगे? तो उस स्थिति में एक परिभाषा और दी गई, अगर ये तीनों में से कोई ना हो तब जो चौथा पदार्थ होगा तब उसके साथ हम किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार उसका वह भार है जो किसी अन्य पदार्थ के एक तुल्यांक से क्रिया करता है, एक तुल्यांक से क्रिया करता है, एक तुल्यांक से जुड़े या एक तुल्यांक को विस्थापित करे, तो उस मात्रा को हम उसका कहते हैं तुल्यांकी भार। वैसे भिन्न भिन्न पदार्थों का तुल्यांकी भार निकालने के लिए कुछ सूत्र दिए गए हैं, उन सूत्रों को आप जानेंगे, याद रखेंगे, पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा हुआ है। जैसे किसी तत्व का तुल्यांकी भार, तत्व का तुल्यांकी भार निकालना हो इक्विवेलेंट वेट, तो इसके लिए सूत्र होता है तत्व का परमाणु भार बटे तत्व की संयोजकता, तत्व का परमाणु भार बटे तत्व की संयोजकता, इससे हम लोग निकाल लेते हैं तुल्यांकी भार। अब जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार निकालना है,
तो ऑक्सीजन तत्व का तुल्यांक भार निकालना है, तो ऑक्सीजन तत्व का परमाणु भार, तो इसका परमाणु भार होता है 16 और ऑक्सीजन के सामान्य संयोजकता कितनी होती है 2 होती है। उसके बाद उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता 2 होती है, तो 16/2 यानी ऑक्सीजन का तुल्यांक भार निकल के आ गया कितना 8 हो गया। तो ये किसी तत्व का तुल्यांक भार हो गया। किसी आयन का तुल्यांकी भार निकालना हो, आयन का तुल्यांकी भार, तो आयन का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आयन का सूत्र भार, आयन का सूत्र भार या आयन भार बटे आयन पर स्थित आवेश, यानी आयन के सूत्र भार में उस आयन पर जो आवेश होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो उस आयन का तुल्यांकी भार मिल जाता है। जैसे कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार निकालना है, तो कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार निकालना है तो कार्बोनेट आयन का सूत्र भार लीजिए, यानी अणु भार लेंगे इसके सूत्र के अनुसार। तो इसमें एक कार्बन है तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो 16 या 48, तो टोटल अणु भार 12 और 48 को जोड़ेंगे यानी 12 धन 16 या 48 बटा इस आयन पर देखिए कितना आवेश है 2 इकाई ऋण आवेश, तो आवेश धन है कि ऋण है उससे मतलब नहीं होता है, आवेश की संख्या हम लेते हैं तो 2 इकाई है तो 2 से डिवाइड करें, यानी ये हो गया 60/2 यानी 30। तो कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार हो गया 30। इस तरह से हम किसी भी आयन का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अम्ल का तुल्यांकी भार, कोई अम्ल हो तो अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अणु भार, अम्ल का अणु भार बटे अम्ल की क्षारकता। अम्ल के अणु भार में अम्ल की क्षारकता से भाग कर देते हैं तो अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल की क्षारकता क्या होती है, किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। जैसे HCl है, इसकी क्षारकता 1, इसमें एक विस्थापनीय हाइड्रोजन है। H2SO4 है तो H2SO4 की क्षारकता 2 होती है, इसमें 2 विस्थापनीय हाइड्रोजन है। H3PO4 है, इसमें 3 विस्थापनीय हाइड्रोजन है। H3PO3 है, यहां 2 होता है। HPO3 है, यहां 1 होता है विस्थापनीय हाइड्रोजन। HNO3 है, यहां पर भी 1 होता है। HCOOH है, यहां भी 1, CH3COOH यहां भी 1। इस तरह से आप धीरे धीरे जान जाएंगे। तो अब जैसे ये अम्ल दिए गए, इसमें किसी अम्ल का हम तुल्यांकी भार निकालते हैं। यहाँ पर जैसे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि जैसे H3PO4 है, यहाँ 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, इसकी क्षारकता 3 हो गई। H3PO3 है, यहाँ पर क्यों 2 है, तो कंफ्यूज मत होइए। यह जो है 2 होता है, जब इसकी संरचना आप बनाएंगे तो आप पाएंगे यह जो H3PO3 है ऑक्सी अम्ल है। यह कोई जरूरी नहीं होता है कि जितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं वे सभी हाइड्रोजन विस्थापनीय हो। हम उसकी संरचना बनाएंगे तब पता चलता है कि अगर ऑक्सी अम्ल है तो ऑक्सी अम्ल में कितने विस्थापनीय हाइड्रोजन है, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर 2 है। उसी तरह आप देखेंगे HCOOH, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ का वह हाइड्रोजन विस्थापित होता है
जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो यहाँ पर विस्थापनीय हाइड्रोजन एक है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यह वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो यह आयनीय होगा, यह विस्थापनीय होगा और इसकी क्षारकता 1 होगी, इसकी क्षारकता 1 होगी। अब जैसे मान लीजिए कि हम H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं तो H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा H2SO4 का अणु भार, H2SO4 का अणु भार बटे इसकी क्षारकता। अब H2SO4 का अणु भार निकालिए, 2 हाइड्रोजन है तो कुल भार हो गया 2, एक सल्फर है, सल्फर का परमाणु भार हो गया 32 और 4 ऑक्सीजन है तो चारों ऑक्सीजन का मिलकर के कुल भार हो जाएगा 16 चौके 64। अब बटा H2SO4 की क्षारकता 2 होती है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 98 बटा 2 यानी 49। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार हो गया 49। अब इसी तरह से किसी क्षारक का चाहे भस्म का तुल्यांकी भार निकालना हो, क्षारक का तुल्यांकी भार तो वो होता है क्षारक का अणु भार बटे क्षारक की अम्लता। किसी क्षारक में या भस्म में उपस्थित विस्थापनी